नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करना शुरू कर दिया है और वहीं पर कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर की दौरे पर गए और वहां पर जो जुड़ी हुई जो केंद्रीय चुनाव समिति है उनके बीच में इन्होंने एक अहम बैठक ली और दोनों बड़े दल जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं वहीं पर सियासी बयानबाजी मतलब कि राजनीति दंगल अब हमको तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बहुत ही पीक पकड़ चुका है राजनीतिक दंगल और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इनका जीतना दोनों ही पार्टी का बहुत ही अहम है। और इस बीच में बयानबाजी के बीच में दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा रैली के दौरान दोषारोपण का फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। कोई किसी पे दोष देगा, कोई किसी पे दोष देगा, लेकिन कुछ पार्टी अपनी मर्यादा में रहते हुए ठीक है कमियों को गिनवाती है, लेकिन कुछ पार्टी कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में, मुगलों की आड़ में या फिर मटन की आड़ में या फिर किसी आतंकवाद की आड़ में निशाना साधती है। और क्या दायरा होता है, क्या हमारी सीमा होती है रैली के दौरान, वो भूल करके बस केवल दुष्प्रचार जिसे कहते हैं ठीक है उस बयानबाजी में लग जाती है। दोस्तों अभी लोकसभा चुनाव हुए, जब इंडियाज़ अलायंस जब तैयार हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक हार का सामना करना पड़ा। अब की बार 400 पार जो राम को लेके आए थे वगैरह वगैरह हम उनको लेके आएंगे, इस तरह की नारेबाजी बहुत हुई। लेकिन अयोध्या वालों ने क्या किया ये भी आपको बखूबी पता होगा, तो मैं इस मैटर में नहीं आऊँगा। लेकिन मैं ये पक्का बोलूँगा कि अगर अभी भी किसी भी पार्टी ने ज़मीनी हकीकत पे उतर करके लोगों की क्या नीड है इसको नहीं समझा तो कोई भी पार्टी सही तरीके से सीट प्राप्त नहीं कर पाएगी। मैं केवल इतना कहता हूं दोस्तों कि हर पार्टी को कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वीक में एक बार जरूर करनी चाहिए। और बीजेपी जब से आई है तब से इन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। हाँ, चार दीवारी के अंदर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होती है, चार उनके रिपोर्टर होते हैं, उन्हीं के सवाल उन्हीं के जवाब कहता भी दीवाना है और सुनता भी दीवाना है, कुछ इस टाइप की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी के अंदर बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ, एक समय पहले हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन्होंने इनकी छवि बहुत ख़राब करने का ट्राई करा, लेकिन अब जैसे जैसे ये सदन के अंदर मतलब कि संसद के अंदर नीट का मुद्दा उठाते हैं, मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, इलेक्टोरल बिल को वापस करवाते हैं या फिर कोई अदर जितनी भी बातें हैं ये बिंदास रखते हैं। वो अलग बात है कि लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी इनके माइक को म्यूट कर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। अब यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार यानी कि कल के दिन एक पोस्ट कर दिया। एक पोस्ट में इन्होंने ये लिखा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वार है इस समय दोनों पार्टी के ऊपर। जी हाँ, कांग्रेस के ऊपर भी और जो अब्दुल्ला की पार्टी है कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर भी। और इन्होंने राहुल गांधी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को लेकर के सवाल भी पूछे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ध्यान से देख सकते हैं। शाह ने यह पूछा, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का और फिर से आर्टिकल नंबर 370 वापस लाने के वादे का समर्थन करती है? दोस्तों ये कहीं ना कहीं जब इंडिया के अंदर जब दिल्ली में दोस्तों जो आपके लोकसभा चुनाव हुए थे, इंडिया गठबंधन तैयार हुआ था, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक हार का सामना करना पड़ा। और यही डर इनको फिर से साफ साफ दिख रहा है कि अगर दोनों पार्टी एक हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सीटों पर इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और इन्होंने दूसरा आरोप इनके ऊपर ये भी लगाया, क्या कांग्रेस मतलब क्या राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? इन्होंने ये आरोप लगाया कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेंड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करेंगे? अब शाह ने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौरे को फिर से लाने का समर्थन करती है? दोस्तों अमित शाह ने जिस तरह से राहुल गांधी पर शब्दों से प्रहार किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की देशभक्ति पर एक सवाल उठा दिया है।
और लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के भी लगातार कोर्ट के अंदर याचिकाएं दायर हो रही हैं और लोगों का कहना यह है कि ये इंडिया के नागरिक है ही नहीं और इनकी नागरिकता रद्द करने के लिए बीजेपी बिल्कुल उतारू हो चुकी है। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आपस में जो दोनों पार्टियां हैं इनके बीच में एक ज्वाला या फिर हम कह सकते हैं एक कोल्ड वॉर एक लंबे समय से चला आ रहा है जो शायद समाप्त अब नहीं होगा, ये बात तो तय है। और हम ये भी जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, उसका अस्तित्व भारत की सरजमी से पूरी तरह से कह सकते हैं समाप्त होने ही वाला था, लेकिन राहुल गांधी ने करा बाउंस बैक, वो भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद। इनकी पर्सनैलिटी में, राजनीति, इनकी नॉलेज के अंदर बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ऊपर फेथ करो या फिर आपने किसी और का वीडियो देखा आप उस पर फेथ करो। आप केवल वीडियो के माध्यम से नॉलेज अर्न करो, नॉलेज गेन करो और उस पर मंथन करिए और उसके बाद आपको जो पार्टी बेस्ट लगती है आप उस पार्टी को आप लोग वोट दे सकते हैं। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप मेरी ही बातों पर विश्वास करें, लेकिन मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो बस मुझे ये कमेंट करके बताना कि आखिरकार आप इस पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी वजह क्या है। सबकी वजह अपनी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट की वजह होती है कि पेपर लीक ना हो, स्मूथ तरीके से सारे पेपर हो जाए और टाइम पे आए, रिजल्ट टाइम पे, कैलेंडर जारी हो, नोटिफिकेशन टाइम पर आए और जॉब टाइम पे मिले। अगर जो सरकार ये काम कर पाती है स्टूडेंट के लिए, वो सरकार क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, भगवान बन जाएगी। वहीं पर अगर कोई सरकार किसानों को लेकर के अच्छा काम करती है, एमएसपी के रेट को इनक्रीज करती है, तो हड़ताल खत्म हो जाएगी, किसानों की आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो वो पार्टी उस किसानों के लिए बन गई भगवान। तो यहाँ पे सबके अपने अपने परसेप्शन हैं, सबकी अपनी अपनी नीड है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। बस वापस आऊँ दोस्तों टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल, सिंपल से सवाल करता हूँ। इस स्क्रीनशॉट का आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी मुफ्ती जी के साथ में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि अब मैं क्या कहने वाला हूँ, आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने कश्मीर से हालत सुधार दिए हैं। आप एक बार कश्मीर जाके देखिएगा, आपको चल जाएगा पता वास्तविक रूप से कि वहाँ के हालत और हालात कितने दयनीय हैं, कितने ख़राब हैं। अगर हालत वहाँ के अगर आपने सही कर दिए थे तो वहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव में आपने कोई भी उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा था? क्योंकि आपको खतरा था। जी हाँ, बहुत बड़ा खतरा था। अब पहला सवाल मेरे यहाँ पे इनसे ये भी है कि आपने महबूबा मुफ्ती के साथ 3 साल सरकार चलाई थी, क्या आप महबूबा मुफ्ती के सारे मंसूबों का समर्थन करते हैं? महबूबा मुफ्ती को जब धारा 370 हटाई गई थी, आपने नज़र बंद कर दिया था कि कहीं ये हमारे इस फैसले के खिलाफ ना हो जाए, है ना। महबूबा मुफ्ती की देशभक्ति पर आप लगातार उस समय सवाल उठा रहे थे और महबूबा मुफ्ती ने सेल्फ रूल की बात की थी और महबूबा मुफ्ती के साथ आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई साल आपने सरकार चलाई थी। और सबसे बड़ी बात, जिसे ओमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला पर आप हमला बोल रहे हैं जिस बात को लेकर के, तो आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। ये तो आपको याद होगा बखूबी, सब जनता को याद होगा, सब्सक्राइबर जितने हैं उनको याद होगा। तो इस समय आप लोग कहीं ना कहीं हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो योग्यता है, जो उनका चुनाव है, उस पर आप लोग सीधा सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या भारत की राजनीति के इतने बुरे दिन आ चुके हैं क्या? आप पहले अपने इतिहास को देखिए कि आपने क्या करा है, उसके बाद ही आप दूसरे पार्टी के ऊपर दोषारोपण का सिलसिला स्टार्ट करो। बस ये नहीं कि आपने सोशल मीडिया टीम बैठा रखी है और उन्होंने जो टाइप करा वो आपने पेस्ट करके अपने अकाउंट में पोस्ट कर दिया। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अगला निशाना अमित शाह ने राहुल गांधी पर यह साधा कि क्या कांग्रेस दलित, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ खड़ी है? क्या इनके सपोर्ट में है? वहीं पर चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी राम माधव और अमित शाह के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। कई घंटों तक मीटिंगें चली और शाम को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग समाप्त हुई। और वहीं पर दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति में शुक्रवार को हिस्सा लिया, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया। और शुक्रवार को हिस्सा लेने के बाद में बैठक में पहले चरण की 9 सीटों पर कांग्रेस के भीतर चर्चा हुई
और सूत्रों के मुताबिक 9 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों को लगभग फाइनल कर दिया गया है और जल्द ही इनका ऐलान भी अनाउंस हो जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और जल्द ही इनका ऐलान करने के बाद में अगली जो तारीख है पहले चरण का चुनाव दोस्तों 18 सितंबर में होना है और 27 अगस्त तक नामांकन भरना है और पहले फेज़ में 24 सीटों का चुनाव होना है ये बताया जा रहा है। और इस फेज़ में कांग्रेस 9 सीटों पर मुकाबले पर है और इस प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल बाद चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव। और यहाँ पर 43 सीटें जम्मू संभाग और 43 सीटें कश्मीर घाटी की है और जम्मू में बीजेपी मजबूत स्थिति में इस समय दिख रही है। ठीक है, हालांकि सीटों की साझेदारी को लेकर के जम्मू में कांग्रेस के भीतर कुछ असंतोष हमको उपजा हुआ लग रहा है, तो इसलिए कहना कि ये गठबंधन जो है ये कहीं ना कहीं रंग लाएगा। अब कितनी सीटों से रंग लाएगा ये बताएगा आने वाला वक्त। बट दोस्तों यहाँ पर जब तक कोई भी पार्टी ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरेगी, जनता से बात नहीं करेगी, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर घर घर जा कर के पैदल यात्रा करने में कोई हर्ज नहीं है, लोगों से नहीं मिलेगी, तब तक जनता भी इनको सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे वो पार्टी कांग्रेस की हो या वो पार्टी आपकी बीजेपी की हो या फिर वो पार्टी आम आदमी पार्टी की ना हो। सो गाइस, देश में काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना होगा, तभी कोई पार्टी निखर करके सामने आएगी अच्छी सीटों के साथ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्दी के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।